हेलो एवरीवन। मैं पीके गौतम स्वागत करता हूं आप सभी का टेक्निकल क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग सिविल इंजीनियरिंग का जो जियो टेक्निकल पेपर है उसका यूनिट 1 पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने सिलेबस डिस्कशन किया था। तो अगर बात करें जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग में, तो आपको पता है कि सर ये जो जियो टेक्निकल है इसका मतलब क्या होता है सर। तो जियो टेक्निकल मतलब क्या हो गया सर कि सर जियो प्लस का टेक्निकल सॉरी, जियो प्लस का टेक्निकल। तो जियो मतलब क्या हो गया सर। तो जियो मतलब हो गया सर सॉइल। जियो का मतलब क्या हो जाता है सर, स्वाइल हो जाता है सर। जियो का मतलब क्या हो जाता है, स्वाइल हो जाता है। थोड़ा सा माफ कीजिएगा, सर्दी है। अगर बात करें स्वाइल का, तो स्वाइल के बारे में क्या बोला जा रहा है कि सर स्वाइल आपके पास ना एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है सर सोलियम। सॉइल एक लैटिन वर्ड है सर जिसका मतलब क्या होता है सर, सोलियम। सोलियम मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज का अपर मोस्ट पार्ट, अपर मोस्ट सरफेस। तो अगर आप किसी भी चीज, तो सर जनरली हम लोग रह रहे हैं अर्थ पे, तो अर्थ का जो अपर मोस्ट सरफेस होगा यही सर। तो सोलियम मतलब यही होता है, क्या होता है, अपर मोस्ट सरफेस ऑफ अर्थ। अपर मोस्ट सरफेस ऑफ अर्थ, अपर मोस्ट सरफेस ऑफ अर्थ, सरफेस ऑफ अर्थ। तो वही चीज यहाँ पे लिखा गया। पहला पॉइंट क्या लिखा गया है जियो टेक्निकल में, जो आपका यूनिट 1 है जिसमें हम लोग को पढ़ना है ओवरव्यू ऑफ जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग। इसमें सबसे पहला पॉइंट लिखा गया है सॉइल, और इसमें यही लिखा गया है कि सर सॉइल कम्स फ्रॉम लैटिन वर्ड सोलियम। सॉइल जो वर्ड आया है वो एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है एक लैटिन वर्ड है सोलियम जिसका मतलब होता है अपर सरफेस ऑफ अर्थ। मतलब सॉइल का क्या हो गया सर, तो सॉइल का मीनिंग यही हो गया कि अर्थ का अपर मोस्ट सरफेस, वही चीज आपका क्या कहलाएगा, सॉइल कहलाएगा। अब ये जो आपका सॉइल है वो कैसे बनता है, तो सर जैसे कोई भी एक माउंटेन है। अब माउंटेन का क्या होगा सर, डिसइंटीग्रेशन होगा। तो माउंटेन का जब ये डिसइंटीग्रेशन होगा तो यही डिसइंटीग्रेशन से आपको क्या मिल जाएगा सर, सॉइल मिल जाएगा। तो आपके पास पहले से क्या था सर, माउंटेन था। तो ये जब हमने माउंटेन का डिसइंटीग्रेशन किया तो हमारे पास सॉइल बन गया। अब सॉइल को वापस से हम लोग क्या करते हैं सर, डिकम्पोजिट करते हैं। तो डिकम्पोजिट मतलब एक जगह इकट्ठा करते हैं, इकट्ठा करने के बाद फिर से आपको क्या मिल जाता है, माउंटेन मिल जाता है। तो आप क्या देखिएगा, माउंटेन का सर पहले डिसइंटीग्रेशन होगा। तो डिसइंटीग्रेशन होने से डिसइंटीग्रेशन मतलब इसको टूटने से हमारे पास क्या बनता है सर, सॉइल बनता है। अब ये जो डिसइंटीग्रेशन हो रहा है वो अलग अलग कारण से हो सकता है। अलग अलग कारण क्या क्या हो सकता है, आगे जब हम लोग टाइप्स ऑफ सॉइल पढ़ेंगे तो वहां पे हम लोग देखेंगे कि सॉइल कैसे बना है। तो वहां पे हम लोग देखेंगे कि सर जब इसका डिसइंटीग्रेशन का बात करते हैं, जब इसका टूटने का बात करते हैं, तो एक टर्म आता है जिसको हम लोग बोल देते हैं बेदरिंग। क्या बोल देते हैं सर, वेदरिंग बोल देते हैं। बेदरिंग मतलब होता है सर टूटना। तो वही बोला जा रहा है कि जैसे ही कोई भी रॉक्स, कोई भी माउंटेन आपका टूटता है, तो बेदरिंग ऑफ रॉक के कारण आपका क्या होता है, सॉइल का फॉर्मेशन होता है। ऐसे तो सॉइल का अलग अलग हम लोग पढ़ेंगे कि सर कैसे सॉइल जो है वो ट्रांसपोर्ट किस मीडियम से हो रहा है, उसके बेसिस पे सॉइल का क्लासिफिकेशन हम लोग पढ़ेंगे। बट अभी आप ये समझिए कि कोई भी हमारे पास माउंटेन था, अभी ये जो माउंटेन का पार्ट है वो डिसइंटीग्रेट हुआ, छोटे छोटे पार्ट में टूट गया, वहीं से हमारे पास क्या बन गया सर, सॉइल बन गया। तो दूसरा पॉइंट यही बोला जा रहा है क्या, कि सर डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक्स, डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक टेक्स प्लेस ड्यू टू बेदरिंग इफेक्ट। अभी जो बेदरिंग इफेक्ट होगा, या तो वो फिजिकल बेदरिंग होगा, या तो वो ये फिजिकल बेदरिंग होगा, या तो आपके पास केमिकल बेदरिंग होगा। तो सर फिजिकल बेदरिंग क्या होगा, केमिकल बेदरिंग क्या होगा, दोनों के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो फिजिकल बेदरिंग मतलब क्या हो सकता है सर, कि आपका ना विंड का स्पीड बहुत ज्यादा तेज था। तो विंड अगर बहुत तेज स्पीड से चलता है सर, तो विंड के और माउंटेन के बीच के सरफेस में आपके पास एक सर क्या होता है, फ्रिक्शन क्रिएट होता है। और ये फ्रिक्शन क्या करता है, माउंटेन के अपर पार्ट को डिसइंटीग्रेट करता है। तो छोटा छोटा पार्ट वो टूटने लग जाएगा। दूसरा हम लोग यहाँ पे क्या देख सकते हैं सर, दूसरा फिजिकल में आप क्या देख सकते हो कि अगर आपके पास टेम्परेचर का सडन चेंज हो जाए, मतलब पहले सर ऐसा था कि स्नोफॉल हो रहा था, अचानक से सर धूप उग जाए, तो कभी टेम्परेचर बढ़ा फिर टेम्परेचर घटा, टेम्परेचर बढ़ा टेम्परेचर घटा, तो उसके कारण भी आपका क्या होगा, रॉक का डिसइंटीग्रेशन हो जाता है। तो हम लोग क्या देखेंगे कि सर यहाँ पे आपके पास फिजिकल बेदरिंग में हो सकता है कि टेम्परेचर का वेरिएशन हो जाए, हो सकता है कि विंड का स्पीड बहुत ज्यादा तेज लग जाए, हो सकता है कि फ्रॉस्ट हीविंग हो जाए। फ्रॉस्ट हीविंग क्या होता है वो चीज समझिए। जैसे सपोज कीजिए कि यही मेरे पास माउंटेन था सर। अब इस माउंटेन के अंदर हम लोग एक इमेजिन करते हैं कि एक छोटा सा सर क्रैक रहता। अब क्रैक रहता है तो सर जैसे बारिश हुआ, तो बारिश होने के कारण यहाँ पे पानी आ गया सर। तो इतना तो आपको पता है कि वॉल्यूम ऑफ आइस जो होता है वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ वाटर। आप इस चीज को अगर प्रैक्टिकली करना चाहते हैं तो 15 रुपये आपका नुकसान लगेगा। आप क्या कीजिए कि बॉटल को ना बिल्कुल एकदम लबालब भर करके छोड़ दीजिए,
और लबालब भर करके उसको डीप फ्रीजर में रख दीजिए। तब आप देखिएगा क्या कि जैसे ही पानी जो है वो बर्फ में बना तो आपका बोतल आपका क्रैक कर जाएगा, बोतल आपका टूट जाएगा। क्यों टूट जाएगा? क्योंकि सर जो वॉल्यूम ऑफ वाटर था वो कम था, लेकिन जैसे ही वो आइस में बना तो उसका वॉल्यूम क्या हो गया? ज्यादा हो गया। तो उसी चीज को हम लोग यहाँ पे समझते हैं कि सर फ्रॉस्ट हीविंग क्या होता है कि सर पहले से हमारे पास कोई माउंटेन था और माउंटेन में सर कोई क्रैक था। तो क्रैक में जैसे ही बारिश हुआ तो बारिश का पानी सर यहाँ पे चला गया और बारिश का पानी तो ऊपर तक भर गया। अब जैसे ही सर ये ठंडा होगा, जैसे ही ये बर्फ बनेगा तो बर्फ बनने के कारण सर इसका वैल्यू, इसका जो वॉल्यूम है वो तो बढ़ जाएगा, तो जिसके कारण रॉक जो है वो सर कुछ उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा, जिसके कारण रॉक आपका टूट जाएगा। तो फिजिकल वेदरिंग में आप देख सकते हैं कि आपके पास क्या हो सकता है सर, हो सकता है टेम्परेचर चेंज, हो सकता है कि आपके पास क्लाइमेटिक कंडीशन का चेंज हो जाए, हो सकता है कि फ्रॉस्ट हिविंग हो जाए, हो सकता है कि विंड का वेलोसिटी आपके पास बहुत ज्यादा रहे। तो इन सबको हम लोग बोल देते हैं फिजिकल वेदरिंग। दूसरा आपके पास हो जाता है केमिकल वेदरिंग। केमिकल वेदरिंग में क्या होता है सर कि बहुत सारे केमिकल्स ऐसे होते हैं जो इरोजन लेकर के आते हैं माउंटेन्स में। तो आपको पता है कि सर माउंटेन में बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, तो कुछ मिनरल्स ऐसे होते हैं जो इसको इरोड कर देते हैं, तो उस इरोजन के कारण भी आपका माउंटेन क्या हो जाता है? टूटता है। तो हम लोग यहाँ से क्या देखते हैं कि सर कुछ केमिकल के कारण भी आपका वेदरिंग देखने को मिलता है। वेदरिंग मतलब डिसइंटीग्रेशन, रॉक का टूटना। तो वही यहाँ पे लिखा गया है क्या कि सर डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक टेक्स प्लेस ड्यू टू वेदरिंग इफेक्ट which contains organic and inorganic particle is called soil। मतलब क्या होता है कि जैसे ही आपके पास फिजिकल और केमिकल वेदरिंग होता है तो जिसके कारण रॉक जो है वो कुछ ऑर्गेनिक और कुछ इनऑर्गेनिक मटेरियल में टूट जाता है, और ये जो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मटेरियल है उसी चीज को हम लोग क्या बोल देते हैं? सॉइल बोल देते हैं। वही चीज आपका क्या कहलाता है? सॉइल कहलाता है। नेक्स्ट अगर इसके बाद हम लोग बात करें तो हम लोग ये देखेंगे कि सर जो आपके पास सॉइल है वो आपके पास ऑर्गेनिक भी हो सकता है और इनऑर्गेनिक भी हो सकता है। यहाँ पे हम लोग देखे भी थे। तो वही यहाँ पे लिखा गया है कि सर जो आपका सॉइल है तो सॉइल कैन बी डिफाइंड एज द ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मटेरियल। सॉइल को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं? तो सॉइल कैन बी डिफाइंड एज ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मटेरियल ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ दैट प्रोवाइड द मीडियम फॉर प्लांट ग्रोथ। तो ये बिल्कुल एग्रीकल्चर वाला डिफिनेशन हो गया कि सर सॉइल हमारे पास क्या हो गया कि सर सॉइल हमारे पास अर्थ सरफेस के ऊपर वो वाला लेयर हो गया जिसके अंदर सर हम क्या देखते हैं? तो सर प्लांट्स का ग्रोथ देखते हैं। प्लांट का क्या देखते हैं सर? तो प्लांट का ग्रोथ देखते हैं। वही चीज यहाँ पे आपको पिक्चर के थ्रू भी दिखाया जा रहा है कि सर सॉइल हमारे पास क्या हो गया। तो वही चीज यहाँ से आप देख सकते हो कि सॉइल आपके पास क्या होगा, यही आपके पास है सॉइल है। तो सॉइल क्या हो गया? तो इसमें कुछ आपके पास ऑर्गेनिक मटेरियल भी रहेंगे और कुछ आपके पास इनऑर्गेनिक मटेरियल भी रहेंगे। कुछ आपके पास ऑर्गेनिक मटेरियल भी रहेंगे, ऑर्गेनिक मतलब जिसमें कार्बन होगा, इनऑर्गेनिक जिसमें कार्बन नहीं होगा। जैसे स्टोन वगैरह हो गया वो इनऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक में आपके पास डिसइंटीग्रेटेड पार्ट ऑफ प्लांट्स हो गया, एनिमल्स का हो गया डिसइंटीग्रेटेड पार्ट। तो ये आपके पास ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक हो गया। तो वही लिखा गया है कि soil can be defined as the organic and inorganic material on the surface of the earth that provide a medium to the plant growth, जो प्लांट के ग्रोथ करने के लिए एक मीडियम को प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट पॉइंट आपको क्या देखना है कि सर इनऑर्गेनिक मटेरियल क्या होता है? तो इनऑर्गेनिक मटेरियल्स आर दोज मटेरियल्स दैट आर नॉट लिविंग। जो नॉट लिविंग मटेरियल हो, नॉट लिविंग मतलब पत्थर हो गया। तो वही लिखा गया कि इंक्लूडेड बेदर रॉक्स, जिसमें आपके पास टूटे हुए रॉक्स हो गए या मिनरल्स हो गए। अगेन क्या लिखा गया कि बेदरिंग मतलब आप क्या समझते हैं? तो बेदरिंग मतलब टूटना। तो वही लिखा गया है कि बेदरिंग इज ए मैकेनिकल और केमिकल प्रोसेस बाय विच रॉक्स आर ब्रोकन डाउन इनटू अ स्मॉलर पीसेस। तो बेदरिंग आपके पास या तो मैकेनिकल या एक केमिकल प्रोसेस है जिसमें आपका जो माउंटेन है वो टूट जाता है छोटे छोटे पार्ट में। ये आपका क्या कहलाता है? बेदरिंग कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट आपको क्या ध्यान में रखना है कि सर और इनऑर्गेनिक तो समझ में आ गया। ऑर्गेनिक क्या हो गया सर? तो ऑर्गेनिक मटेरियल्स आर दोज मटेरियल्स दैट ओरिजिनेट फ्रॉम द लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो आपका लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलता है उसको हम लोग ऑर्गेनिक मटेरियल बोल देते हैं। जैसे आपके पास ह्यूमन वेस्ट हो गया, प्लांट का वेस्ट हो गया, तो वही लिखा गया फॉर एग्जांपल प्लांट्स एंड एनिमल्स डाई एंड डिकम्पोज। मतलब जो भी एनिमल जो है वो मरते हैं, मर करके डिकम्पोज हो जाते हैं, तो डिकम्पोज होने के बाद जो मटेरियल मिलेगा वही आपके पास क्या है? सॉइल है। तो इस तरह से आपने बेसिक तरह से एक सॉइल का डिफिनेशन देख लिया कि सॉइल हमारे पास क्या है कि अपर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ है, अपर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ सरफेस है जहां पे आपके पास प्लांट का ग्रोथ होता है। उसी चीज को हम लोग क्या बोल देते हैं? सॉइल बोल देते हैं। सॉइल आपका दो तरीके का हो सकता है, इधर ऑर्गेनिक हो सकता है या इनऑर्गेनिक हो सकता है। अगर ऑर्गेनिक का बात करें तो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के डिकम्पोजिशन से जो बनेगा उसको हम लोग बोल देते हैं ऑर्गेनिक मटेरियल। और जो इनऑर्गेनिक मटेरियल जैसे कि आपके पास बेदरिंग ऑफ माउंटेन्स हो रहा होगा उससे जो बनेगा उसको हम लोग
इनऑर्गेनिक सॉइल बोल देंगे। अब इसके बाद क्या बोला जा रहा है कि सर जब सॉइल का हम लोग बात करते हैं ना, तो सॉइल मैकेनिक्स का जब हम लोग बात करते हैं, तो सॉइल मैकेनिक्स क्या है, तो हम लोग को मेनली आपसे यही डिफिनेशन पूछा जाएगा कि व्हाट डू यू मीन बाय सॉइल मैकेनिक्स। तो सॉइल मैकेनिक्स में आपको याद रखना है क्या कि सर सॉइल मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस। सॉइल मैकेनिक्स आपका एक साइंस का ब्रांच है विच डील्स विद द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल, जिसमें हम लोग सॉइल के फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं, नेचर एंड फॉर परफॉर्मेंस ऑफ सॉइल पार्टिकल एज ए कंस्ट्रक्शन मटेरियल। तो इसमें हम लोग सॉइल के उस प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं जिससे हम लोग सॉइल को एज ए कंस्ट्रक्शन मटेरियल यूज कर सके। तो सॉइल मैकेनिक्स वह ब्रांच है जिसमें सॉइल के हम लोग उस प्रॉपर्टी का बात करेंगे जिसको हम लोग कंस्ट्रक्शनल मटेरियल के रूप में यूज कर सके, वही हमारा क्या कहलाएगा, सॉइल मैकेनिक्स कहलाएगा। अब एक और आता है क्या कि सर सॉइल इंजीनियरिंग क्या हो गया, तो सॉइल मैकेनिक्स से ही आपके पास सॉइल इंजीनियरिंग निकल करके आएगा। तो वही लिखा गया क्या कि सर सॉइल इंजीनियरिंग इज एन अप्लाइड साइंस डीलिंग विद द एप्लीकेशन ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ सॉइल मैकेनिक्स टू प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। तो जो भी सॉइल मैकेनिक्स में आपने देखा कि सॉइल मैकेनिक्स में क्या क्या सर प्रॉब्लम आ रहा है, तो या फिर सॉइल मैकेनिक्स से जो भी हमने प्रिंसिपल सीखा कि सॉइल मैकेनिक्स ऐसा होगा सर ऐसा होगा, तो उस प्रिंसिपल को प्रैक्टिकल लाइफ में हम लोग कैसे अप्लाई करेंगे, वही चीज आपको क्या बताता है, सॉइल इंजीनियरिंग बताता है। नेक्स्ट पॉइंट आपको क्या ध्यान में रखना है कि सर इट इंक्लूड साइट इन्वेस्टिगेशन। अब सॉइल इंजीनियरिंग में हम लोग साइट पे जाकर के चेक करेंगे कि सॉइल किस नेचर का प्रेजेंट है। डिजाइन, इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि सर सॉइल में हमारे पास कैसा आपके पास फाउंडेशन डालना है, कैसा हमारे पास क्या होना चाहिए, तो सर फाउंडेशन में कैसा होना चाहिए, या फिर सॉइल में कितना बियरिंग कैपेसिटी है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग डिजाइन करेंगे कि स्ट्रक्चर का कितना लोड सॉइल ले सकता है। उसी तरह से बोला जा रहा है कि कंस्ट्रक्शन ऑफ द फाउंडेशन, फाउंडेशन का कंस्ट्रक्शन जो मैंने आपको बताया, अर्थ रिटेनिंग स्ट्रक्चर कैसा होगा, इन सब चीज के बारे में हम लोग सॉइल इंजीनियरिंग में पढ़ते हैं। तो सॉइल इंजीनियरिंग सिंपल समझ लीजिए कि प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ सॉइल मैकेनिक्स। तो सॉइल मैकेनिक्स का जो प्रैक्टिकल इंजीनियरिंग वाला पोर्शन है उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, सॉइल मैकेनिक्स बोल देते हैं। अब सॉइल इंजीनियरिंग में आपको एक चीज और याद रखना है क्या कि जो आपके पास तरजागी साहब है, उन्हीं तरजागी साहब को हम लोग क्या बोल देते हैं, तो सर फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स बोल देते हैं। तो आपको याद क्या रखना है कि सर जो हमारे पास तरजागी हैं उन्हीं को हम लोग क्या बोल देते हैं, तो सर फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स बोल देते हैं। इस पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है कि सर जो कल तरजागी होंगे, के तरजागी जिसको हम लोग बोल देते हैं, तो वही तरजागी साहब जो है वो आपके पास क्या माने जाते हैं, तो फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स माने जाते हैं। और इन्हीं के बारे में हम लोग और ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे जब यूनिट नंबर 4 पढ़ रहे होंगे तब। तो यहाँ के लिए बस आप ये याद रख लीजिए कि कल तरजागी जो है, तरजागी का एनालिसिस क्या है, सब कुछ हम लोग पढ़ेंगे वो आगे। तो कल तरजागी इज द फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स। कल तरजागी को हम लोग सॉइल मैकेनिक्स के फादर के रूप में जानते हैं, हु हैज गिवन आइडिया रिगार्डिंग सॉइल एंड सॉइल मैकेनिक्स, जिन्होंने सॉइल और सॉइल मैकेनिक्स का आइडिया हमको दिया था। अगेन एक चीज और समझना आपको, वो ये समझना है कि सर अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं यूनिट वन आपका ना थियोरेटिकल है। यूनिट 1 ही बस सॉइल मैकेनिक्स का ऐसा है जो थियोरेटिकल है। तो आप यहाँ पे देख भी रहे होंगे कि सिर्फ यूनिट 1 का आपको पीडीएफ दिखाई दे रहा होगा। तो बाकी हम लोग यूनिट 1 नहीं सिर्फ पीडीएफ से पढ़ेंगे, बाकी पूरा पोर्शन हम लोग क्या करेंगे, उसको हम लोग सीधा बोर्ड पर लिख कर करके पढ़ाई करेंगे। तो ये नहीं सोचना है कि सर पीडीएफ से पढ़ाई, नहीं, पीडीएफ से नहीं, हम लोग उसको पढ़ेंगे लिख लिख करके। तो इस चीज को ध्यान में रखना है। और अगेन आपको पता है कि सर सॉइल मैकेनिक्स वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पेपर है। सॉइल मैकेनिक्स का पूरा थर्ड सेमेस्टर आपके सेमेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंपॉर्टेंट है ही, कोई भी जेई का तैयारी करते हो तो उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको बहुत सोच समझ करके डिसीजन लेना है। और बाकी हमने बैच स्टार्ट कर रखा है कब से, तो सर हमने जो बैच स्टार्ट किया है वो 16 तारीख से स्टार्ट किया है। 16 तारीख से आपका बैच स्टार्ट होने वाला है, तो लेट मत कीजिए। हो सकता है कि आप ये सोच रहे हो कि सर अभी तो जस्ट हमारा एग्जाम हुआ है तो अभी थोड़ा सा आराम कर लेते हैं, तो जब तक आप आराम करने जाइएगा कोई और पढ़ करके आगे निकल जाएंगे। तो आप कभी भी अपने आप को लाइफ में पीछे रहने का मौका मत दीजिए। जो भी मौका मिल रहा है उसमें आप कोशिश कीजिए, उस मौके का फायदा उठाए और आगे बढ़े। तो आप ठीक, नो डाउट एग्जाम खत्म होता है तो सब चाहते हैं कि हम सर थोड़ा सा रिलैक्स कर लें, तो ऐसा नहीं है। स्टार्टिंग हम लोग थोड़ा सा धीरे धीरे ही पढ़ेंगे, बट हाँ पढ़ाई करते रहना है, कंटिन्यूअस पढ़ाई रखना है। अगेन एक चीज और आपको याद रखना है क्या कि अगर आपको और भी बैच से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, या और भी कोई आप फर्दर इन्फॉर्मेशन चाहते हैं सर, बैच का टाइमिंग से रिलेटेड, कॉस्ट से रिलेटेड, कितना प्राइस वगैरह है, तो नीचे आपके पास डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिखाई दे रहा होगा एक नंबर, तो उस नंबर पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। या फिर जो हमारा टेक्निकल क्लासेस का जो आपका ऐप का लिंक है वो लिंक भी दिखाई दे रहा होगा, तो आप ऐप डाउनलोड करके वहाँ पे भी चैट बॉक्स में जाकर के आप मैसेज कर सकते हैं।
तो आज की क्लास के में हम लोग बस इतना ही रखते हैं। अगले क्लास में जब हम लोग आएँगे तब हम लोग पढ़ेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ सॉइल इन सिविल इंजीनियरिंग। सिविल इंजीनियरिंग में क्या इम्पोर्टेंस है सॉइल का, उसके बारे में। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही रखते हैं। मिलते हैं आपसे अगले क्लास में। तब तक के लिए जहाँ भी रहिए खुश रहिए, हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।